यस बच्चा लोग, तो आपको याद होगा कि अगर Cu2+ को मुझे Cu में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आल्सो अफेक्ट्स द ई नॉट वैल्यू। जब हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किया था, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक फिर से पीछे रेफर करके देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सम वे और द अदर इज रिलेटेड टू ई नॉट वैल्यू। तो अगर आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है तो आपकी ई नॉट वैल्यू हाईली पॉजिटिव आएगी। ये चीज नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव डाउन। डाउनटाउन, चलिए इत्थे चलते हैं। और कितने चलना है बच्चा लोग, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है, किस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है। दिस टेबल करेक्ट, हाँ मैंने बताई थी। Cu और Cu2+ दोनों ही केसेस के लिए हम यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू देख लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखिए, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है बच्चा, इस वजह से नो डाउट उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑलरेडी हाई है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। देखो ध्यान से, कॉपर की वैल्यू देखो 339 है, कोबाल्ट की भी ज्यादा है, आयरन की भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा वेनेडियम और टाइटेनियम की है। फिर इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो और इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो और फिर इनकी ई नॉट वैल्यू देखो। तो ई नॉट वैल्यू यहाँ पर आपको किसकी पॉजिटिव दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर की। क्यों, क्योंकि इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो हाई है और हाइड्रेशन एंथैल्पी बाकियों के कंपैरिजन में लो है, ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लो और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये वैल्यूज अगर आप सम करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बाकी सबका नेगेटिव है। इसमें वेरिएशन क्या है, इसकी वैल्यू लो है और इसकी वैल्यू इसकी हाई है, उस वजह से। समझ गए, ऊपर से इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा हाई है। एब्सोल्युटली क्लियर, यस और नो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बैटरी लो, किसकी बैटरी लो, मेरी, मेरे लैपटॉप की चल रही है, एकदम बढ़िया चल रही है, वो चार्जिंग में लगा दी है। वैशाली की लो हो गई बैटरी, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं बाकी एलिमेंट से कंपेयर करूं तो ये रहा हमारा प्यारा कॉपर, ये इसका ई नॉट वैल्यू दिया है +0.34। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी देखिए बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि लो है। और अगर मैं इधर मूव करूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो वो उसकी क्वाइट हाई है, ठीक है। और उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये वाली भी वैल्यू काफी हाई है। तो इन तीन रीजंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि भाई कॉपर, कॉपर, क्वेश्चन क्या था रे नालायको, क्वेश्चन क्या था, हाँ कॉपर की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम बढ़ेंगे आगे। The stability of half-filled D subshell in Mn2+ and completely filled D10 configuration Zn2+ are related to their E naught values. Whether E naught for nickel is related to higher negative value. तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे सबसे ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है, सबसे ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू किसकी है, रुको थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सही जाना है। ये देखो निकल की देखो, निकल की देखो, निकल की देखो, निकल -0.25 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है, एंड फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी थोड़ी सी लो है कॉपर के कंपेयर में। तो यू कैन गिव योर आंसर्स बेस्ड ऑन टेबल, इस टेबल के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, लेट्स कम टू ट्रेंड्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट M3+ से M2+, यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो क्या ट्रेंड होगा, है ना। आपने ऊपर किसका ट्रेंड देखा, आपने ऊपर देखा है ट्रेंड Cu2+ से Cu, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या होता है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तब क्या होगा, उसका ट्रेंड देखेंगे अब हम लोग।
हाँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, और मैं अक्सर ये काम तब करती हूँ जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि सब अरेंज कर लिया होता है मैंने, और मैं सिर्फ स्विच ऑन करना भूल जाती हूँ। हाँ, इस चैप्टर के ऐसे ट्रेंड्स हैं, हर लाइन में एक रीजन है, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाती आपको बोर्ड पे, समझ रहे हो? हर लाइन में एक रीजन है, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। पर्टिकुलर ट्रेंड होता तो पढ़ा देते, है ना? चलो आ जाओ, लेट्स मूव डाउन एंड वी विल चेक कि M3 प्लस और M2 प्लस के साथ क्या तकलीफ हो रही है। ये देखो, द लो वैल्यू फॉर M3 प्लस टू M2 प्लस रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है? द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc+3 विच हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई अगर मैं स्कैंडियम प्लस 3 से स्कैंडियम प्लस 2 में जाती हूँ तो इसकी E0 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है। क्यों लो है? क्योंकि स्कैंडियम प्लस 3 स्टेट में ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो प्लस 2 में जाना प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, ऐसा हो गया। The highest value of zinc is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration of Zn2+. बताओ जिंक की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, यानी अगर आपका Zn3+ एंड Zn2+ की बात करो, Zn3+ बनाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। समझ रहे हो क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होता है 4s2 3d10। अगर प्लस 2 में जाए तो 4s0 3d10, यहां तक भी चल जाएगा, लेकिन प्लस 3 में भेजने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी बच्चा लोग। डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल फुल्ली ऑक्यूपाइड शेल है। समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया। वैसे ही हाई वैल्यू फॉर Mn शोज दैट Mn2+ के पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, वो हाफ फिल्ड है, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये जितने भी Mn और जिंक के और स्कैंडियम के केसेस है, वो समझ लेना हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही होगा, एंड यू कैन इजीली आंसर देम। नाउ लेट्स कम डाउन। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से ज्यादा स्टेबल होता है? ठीक है, the highest oxidation number are achieved in titanium halides, titanium tetrahalides. ठीक है, VF5 and CrF6. The +7 state of Mn is not represented in simple halides. हमने क्या देखा था कि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर किसके साथ शो करता है? अगर मैं हेलाइड्स के साथ देखूं तो मैंगनीज मैक्स टू मैक्स Mn F4 तक जा सकता है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किया, +7 तो शो ही नहीं किया, तो +7 शो करता कहाँ पे है? तो वो कब शो करता है? MnO3F में वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये -1 हुआ, ये 3 2 -6, तब वो +7 शो करता है। समझ गए? So the +7 state for Mn is not represented in simple halides, but MnO3F is known, and beyond Mn, no metal has a trihalide except FeX3 and COF3. यानी MnF3 पॉसिबल है, COF3 पॉसिबल है, एंड FeF3 पॉसिबल है, या फिर FeX3 पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी मेटल्स जनरली ट्राईहेलाइड्स या टेट्राहेलाइड्स फॉर्म नहीं करते। अब क्यों फ्लोरीन इतना कैपेबल है सबको स्टेबलाइज करने में? क्यों फ्लोरीन के साथ मैंने ये सारे मेटल्स को कंबाइन किया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कंबाइन नहीं किया? यहां से क्वेश्चन, एनीबॉडी हैज द आंसर? बता दो फटाक से। ना ना ना, नो बैक बॉन्डिंग। अरे भैया बच्चा लोग, फ्लोरीन छुटकू है ना, साइज में छोटा है, और हम मेटल्स को देख रहे हैं तो जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लो ये +4 में है या Mn +3 में है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतनी छोटी होती है। याद है कि नहीं है? है जी, याद है ना? बोलो, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, मेरा आईफोन बोल रहा है, सिरी हाँ याद है। याद है ना? तो बहुत बढ़िया। तो अगर
याद है तो हमें पता है कि छोटे को छोटा स्टेबलाइज करेगा, बड़े को बड़ा स्टेबलाइज करेगा, तो फ्लोरीन उनके साथ बॉन्ड आसानी से बना पाता है। समझ गए? ठीक है, तो ये रीजन हो गया। देखो ध्यान से, the ability of fluorine to stabilize the higher oxidation state is due to either higher lattice energy or higher bond enthalpy। छुटकू छुटकू मिलेंगे तो बॉन्ड भी छुटकू बनेगा और बॉन्ड एंथैल्पी भी हाई होगी, लेटाइस एंथैल्पी भी हाई होगी। बोलो मैम ने कुछ गलत बोला या सही बोला है जी? जल्दी बताओ। फ्यूचर बाबा, अनामिका बाबा, एकता बाबा, अरे क्या बात है बाबा, वैशाली दीवन, वेरी गुड। तो सीधी सी बात है, इसी वजह से वो इतना प्यार से मस्त मस्त कंपाउंड बना रहा है। नीचे चलते हैं, देखो ये भी आपको पता है ना कि जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यस, ये सब तो ठीक है बच्चा लोग, इसमें अब और कुछ रह नहीं गया है। वी कैन मूव डाउन डाउन टूवर्ड्स द विनयार्ड। विनयार्ड के नीचे चलते हैं। चलो 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 चलो, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। हाय, चलो भैया एक और पेज चलते हैं। ज्यादा नीचे चले गए, ज्यादा नीचे चले गए, कोई बात नहीं, मैम दिखाएगी तुम्हें कि क्या रह गया था ऊपर में। कुछ नहीं, टेबल है और इस टेबल में यही बताया है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा अनस्टेबल है। आप देख रहे हैं फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम कंपाउंड्स बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब नीचे जो हम 11वें पे आए थे वो एब्सोल्युटली सही आए थे, पेज नंबर 11। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कूपर पे आता है। कूपर हॉस्पिटल नहीं, कॉपर की बात हो रही है। कॉपर पे क्या प्रश्न आता है बच्चा लोग कि कॉपर इन +1 स्टेट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये आता है कि Cu+1 इज अनस्टेबल इन एक्वस फेज। व्हाई? पानी के अंदर Cu+1 स्टेट में अनस्टेबल क्यों होता है? समझे? कॉपर के सारे आंसर हाइड्रेशन और लेटाइस एंथैल्पी के आसपास ही घूमते हैं। देखो तो कॉपर इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है पानी के अंदर कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन कर लेता है। अगर वो +1 फेज में होता है ना, +1 में, तो वो इतना स्टेबल होता है कि या वो +2 में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और 0 में भी, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। अब ऐसा क्यों है? The stability of Cu2 plus rather than Cu+1 is due to much more negative hydration enthalpy of Cu2 plus than Cu plus। तो Cu2 प्लस की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, किसकी? उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की, एज कंपेयर टू Cu प्लस। और इसी वजह से which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। आपको अगर याद हो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, याद करो, 4s1 3d10। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये Cu+1 स्टेट में चला जाएगा जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। और अगर मुझे Cu+1 से बच्चा लोग Cu+2 में जाना है तो मुझे D में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो कि हम ये कह सकते हैं इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। समझ रहे हो? तो कायदे से Cu+2 तो बनना नहीं चाहिए, Cu+1 ही स्टेबल होना चाहिए। पर ऐसा क्यों है कि Cu+2 ज्यादा स्टेबल और Cu+1 अनस्टेबल है? इसीलिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? समझ रहे हो? अनुराग, ईशान, एकता, वैशाली, श्रुति, प्रशांत, वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर ये है कि भले ही उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बच्चा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, which compensate for the higher second ionization enthalpy and make it more stable। Hydration enthalpy is basically linkage with water molecule, और solubility के लिए हमें वही तो चाहिए होता है। तो भाई second ionization enthalpy का जो प्रॉब्लम है that is overcome by more negative hydration enthalpy value of Cu2 plus। I hope you understood। तो इसका आंसर आप ये पैराग्राफ से मस्त तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना? टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल में से सिर्फ आप
जो स्टेटमेंट लिखा है उसको कंपेयर कर लीजिए कि भाई जो स्टेटमेंट लिखा है क्या ये टेबल के हिसाब से सही जा रहा है, तो बाकी एलिमेंट्स ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे. रीड द टेबल, डोंट रिमेंबर द वैल्यूज, जस्ट अंडरस्टैंड द ट्रेंड, दैट्स ऑल. हमेशा ट्रेंड अंडरस्टैंड करो, वैल्यूज याद नहीं करनी होती टेबल से. ठीक है, चलो. The ability of oxygens to stabilize the higher oxidation state is demonstrated in the oxide section. ध्यान से देखो, अभी तक हमने देखा कि अगर कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसे फ्लोरीन अच्छे से स्टेबिलाइज कर पाता है. अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या ऑक्सीजन भी उसी तरह से उसे स्टेबिलाइज कर पाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएगा. चलिए देखते हैं. Yes, see here. The ability of oxygen to stabilize these higher oxidation state exceeds that of fluorine. ज्यादा है, इसीलिए Mn फ्लोरीन के साथ +4 स्टेट में और Mn ऑक्सीजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. अब इस पे से क्वेश्चन आता है कि क्यों ऑक्सीजन की एबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन. आंसर इज सिंपल बच्चा, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है. दिस इज योर आंसर. ठीक है, देखो, the ability of oxygen to stabilize these higher oxidation state exceeds that of fluorine. Thus the higher Mn fluoride Mn4 plus, whereas the higher oxide is Mn2O7. यहाँ पे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +4. Reason is the ability of oxygen to form multiple bond to metal explain its superiority. Is it clear all of you? आंसर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है. वेरी गुड. ये क्वेश्चन अभी नीचे आएगा तो एकदम गलत आंसर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, तुम लोग के घर आके पीट के जाऊंगी तुम लोगों को, है. ठीक है ना. चलो देखो ध्यान से. ओके, सो हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी दे आर गेटिंग रेडीली रिड्यूस. दिस इज ड्यू टू, अगर वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैंगनीज जा रहे हो तो ये 4 2 -8, यहाँ पे +7, 7 2 -14, ये +12 यानी इंडिविजुअल +6, 2 2 -4, यहाँ पे +5 होगा तो +1 बचेगा. हाँ, this is due to the increasing stability of lower species to which they are reduced. ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो Mn अगर रिड्यूस होता है और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो अटेन करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से उनकी एबिलिटी इस साइड जाने पे इंक्रीज हो रही है. कोई भी चीज अगर रिएक्शन करता है तो वो स्टेबल होने के लिए करता है. सिंपल. जब आंसर समझ ना आए तो समझ जाना कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इसलिए हो रहा है. मैंगनीज +7 से ऐसे स्टेट में रिड्यूस हो रहा है जिसमें वो ज्यादा स्टेबल है और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि this is due to increasing stability of lower species to which they are reduced. That's why the order is that. खत्म. अब how would you account for the irregular variation of ionization enthalpy in the first series of transition element? Anybody has the answer for this question? बोलोगे नहीं मैम, हम इतना ध्यान से नहीं सुने थे. बहुत ही बढ़िया. How would you account for the irregular variation of first and second ionization in the first series of transition element? चलो थोड़ा इसका आंसर ऊपर जाके देख लेते हैं. We will go in a ionization enthalpy section. ठीक है, ये देखो. हाँ, ये रहा आंसर. The irregular trend in first ionization enthalpy of 3D metal can be accounted that removal of one electron alter the relative energy of 4s and 3D. पहले तो इनकी एनर्जी में वैसे भी बहुत सारा कंफ्यूजन है. दोनों की एनर्जी बहुत ही नजदीक और नियर बाय होती है, जो एक भी इलेक्ट्रॉन के निकालने से ऊपर नीचे हो सकती है. कभी 4s बाहर चला जाता है 3D अंदर, कभी 3D नीचे 4s बाहर. दोनों की एनर्जी काफी क्लोज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से भी बहुत फर्क पड़ता है.
और जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं तो वहां पे वी हैव सेवरल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच एलिमेंट एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम उन्हें निकालेंगे तो उनके एनर्जी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा और उसके बेसिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे फर्क पड़ता है। इस वजह से इरेगुलर ट्रेंड दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? है ना? एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से भी 4s और 3d के एनर्जी लेवल पे बहुत फर्क पड़ जाता है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा चेंज होता है 4s और 3d के एनर्जी लेवल के वेरिएशन के हिसाब से, और इसी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी चेंज होती रहती है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखता। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं हम आगे। आई थिंक यहाँ ऊपर से हम इसको चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर 11 पे थे हम लोग। 11 is also done hopefully and we will move to page number 12 पे चलो। ठीक है, ये देखो, चलिए अब पेज नंबर 12 क्या कहना चाहता है हमें। देखो यहाँ पे सब हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। तो मैं जरा यहाँ से एग्जांपल 8.6 एक्सप्लेन कर दूंगी और 8.7 तो ऐसे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी है। ठीक है, ध्यान से सुनियो। For the first row transition metal, E naught value is given to you. Explain the irregularity in the above value. सीधी सी बात है, किसकी बात हो रही है? ये M2 प्लस से M, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इंक्लूडेड होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्लूडेड होगा और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्लूडेड होगा। यस और नो? अगर M2 प्लस M की बात कर रहे हो तो इसमें तीन चीजें इंक्लूडेड होगी ना, है ना? ओके, तो मान लो कि H1 और H2 फिर भी प्रिडिक्टेबल है थोड़ा सा, कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बट व्हाट अबाउट सब्लिमेशन एंथैल्पी? ये तो हर मेटल का अलग अलग हो सकता है ना, हर मेटल अपने हिसाब से सब्लिमेशन का उसका एंथैल्पी उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। खत्म है सीन। तो भाई सब्लिमेशन एंथैल्पी इज मच लेस फॉर मैंगनीज एंड वेनेडियम। मैंगनीज और वेनेडियम का सब्लिमेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं M2 प्लस से M में भी जाने पर। ठीक है, तो बस ये आंसर लिख देना, खत्म। ये फिर भी आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालना और साइज के हिसाब से, लेकिन ये तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो इन कुछ एलिमेंट्स के कम होते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, इस वजह से उनकी वैल्यूज में भी ट्रेंड उसी हिसाब से दिखता है। चलिए 8.7, why is the E naught value for Mn3 plus Mn2 plus couple? देखो ये कैसे कपल है, देखो much more positive than that of Cr3 plus 2 plus and Fe3 plus 2 plus। हाय राम, क्या करना है हमें? Mn3 plus से Mn2 plus कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसकी E naught वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये रेडिली रिड्यूस होता है। जाहिर सी बात है रिड्यूस होकर स्टेबल हो रहा होगा, इसीलिए हो रहा होगा। बताओ Mn+3 की कॉन्फ़िगरेशन बता दो जल्दी से। तो ये होगा 4s0, s में से 2 निकालें और d से 1, तो 3d4, और ये हो जाएगा 4s0 3d5। हाय राम, रिड्यूस होके ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है कि नहीं? रिड्यूस होके +4 से +5 में जा रहा है तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है, तो उसको तो खुशी तो होगी ना, तो उसकी वैल्यू E नॉट की पॉजिटिव तो होगी ना। वेरी गुड। अब यही चीज दूसरे केसेस में देखो, है ना? अगर आप Cr+3 से Cr+2 और Fe+3 से Fe+2 दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा कि भाई उनकी कम क्यों है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में नहीं जा रहे थे। सिंपल, Mn3++2 में जाने पर ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए उसकी E नॉट वैल्यू हाई है। ठीक है ना, सिंपल है आंसर। सब कॉन्फ़िगरेशन का खेल है, कॉन्फ़िगरेशन जरा भी इधर ऊपर नीचे किया तो हो गया, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, कुछ रहने को कहने को नहीं बच जाएगा। अब इसका आंसर तुम लोग खुद बताओगे। Why is higher oxidation state of metal exhibited in its oxide और फ्लोराइड ओनली? बताओ, ऑक्साइड और फ्लोराइड ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों स्टेबलाइज कर पाते हैं? कोमल बताएगी, एकता बताएगी, ईशान बताएगा, अनुराग बताएगा, शबाना बताएगी, प्रशांत बताएगा और हमारे साहू जी बताएंगे। जल्दी बताइए। फ्लोरीन के साथ साइज छोटी होती है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से
उनका बॉन्ड एंथैल्पी हाई हो जाता है, लैटिस एंथैल्पी हाई हो जाता है, तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। वहीं पे ऑक्सीजन के साथ फायदा ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कॉम्प्लेक्स को, है ना? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब 8.7 पे आओ। विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्गर होगा जो रेडिली ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। Cr इन +2 स्टेट अगर लूज करता है तो Cr+3 में जाएगा, Fe+2 अगर लूज करता है तो +3 में जाएगा। बताओ स्टेबल कौन सा हुआ? कन्फिग्रेशन लिखो, धपाक से कन्फिग्रेशन लिख दो। अरे लिखोगे, अरे नालायक को लिखोगे। क्रोमियम +2 में कितना हो जाएगा? नॉर्मली 4s1 3d5 होता है, तो 4s0 3d4 होगा और यहाँ पे 4s0 3d3 होगा। और आयन कितना होगा? 3d6, 4s0 3d6 और यहाँ पे 4s0 3d5। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आप बताओगे कि इसमें से ज्यादा रिड्यूसिंग पूछा है? हाँ, जो रेडिली ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग होगा। हैं जी? चलो सबके आंसर चाहिए, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बार बार दिमाग की दही नहीं करनी है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आई वॉन्ट एवरीबडीज आंसर। ज़ीलो ज़ीलो ज़रा, ज़ीलो ज़ीलो ज़रा। सिर्फ एकता ने आंसर दिया, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, कहाँ जा रहे? ओके ओके ओके, यस एकता कपूर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? देखो आपको यहाँ पर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको 3d3 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखो कि भाई अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो भाई डी स्प्लिटिंग तो और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कायदे से डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो और फर्दर उसका डी स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब लिगैंड उसको डिस्टर्ब कर रहा था, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो T2G और EG में स्प्लिट हुआ, है कि नहीं? है ना? तो ज्यादा स्टेबिलिटी, ये तो इससे एक स्टेप ऊपर ही हुआ। Cr2 + Cr+3 में जाने में ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो T2G का हाफ फील्ड देगा। यहाँ पे नॉर्मल डी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड है, वहां पे T2G का हाफ फील्ड है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो कौन है आंसर? क्रोमियम। क्रोमियम बच्चा लोग लिख लो अच्छे से। चलो अब ड्राइंग को क्लियर करते हैं और हम बढ़ते हैं नीचे बच्चा लोग। टिंक चिका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए, कितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़े हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसके अंदर आपने ये पढ़ा है बच्चा लोग कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं they are weakly repelled by magnetic field, weakly repelled by magnetic field, और इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वहीं पे पैरामैग्नेटिक is weakly attracted by magnetic field, weakly attracted in applied magnetic field, लेकिन ये टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। तो फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर क्यों मैम इसको मैग्नेट बोल रहे हो? तो इससे अच्छा मैग्नेट तो कौन है? फेरोमैग्नेटिक। They are very strongly attracted by magnetic field and they do not loses their magnetic property even in absence of magnetic field. Is it clear to all of you? और उसमें भी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और बहुत सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं। ठीक है, अब एक और चीज बताती हूँ, जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यानी कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो अराइज हो रही है, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चा दो चीजों से एसोसिएटेड होता है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम से और एक एंगुलर मोमेंटम से। स्पिन
यानी अपनी पोजीशन पे जो घूम रहा है और एक एंगल बना के जो घूम रहा है, दोनों पे उस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के डिपेंड होने के चांसेस हैं। बट हम अपनी टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्पिन ओनली का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन, n+2, where n stands for number of unpaired electrons और म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट और उसकी एसआई यूनिट है बोर्स मैग्नेट्रॉन यानी कि बीएम। इज इट क्लियर? अरे होना ही पड़ेगा क्लियर। चलो निकाल के देखते कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। डिंके चका, देखो 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 देखो, हाँ जी देखो, ये देखो, अगर टाइटेनियम +3 स्टेट में देते हो, डी के पास 3d1 कॉन्फ़िगरेशन लो, तो म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन, n+2, n की वैल्यू क्या लोगे 1, 1+2, 2+1 3, रूट 3 इज द आंसर, 1.73 इज द आंसर, करेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखो, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है लगभग उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट आता है। 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.84, यानी 0.5 से ज्यादा होगा, ये याद रखना। 3 है तो 3.8, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज के पास होते हैं 5। अब उसके बाद देखिए धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा क्योंकि वो पेयर्ड हो जा रहे हैं। तो D6, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं तो 4.9, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तो 3.8, 2 तो 2.8, 1 तो 1.7। समझ गए? तो अगर आपको ऐसा लगे कि रूट निकालने में दिक्कत हो रही है, जैसे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 + 2 7, 7 5 जा 35, आपको लगेगा रूट 35 अब कैसे निकालेंगे मैम, तो रूट 35 नहीं निकालना है, टेंशन ना लो। 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.8 या 5.9 आपका आंसर होगा, खत्म। समझ गए? टेबल को यही स्टडी करके यही आपको सिंपल तरीका निकाल लेना है कोई भी चीज करने का। बहुत बढ़िया, चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं एंड आई थिंक अब जो क्वेश्चन होगा वो भी उसी पे बेस्ड होगा। हाँ देखिए 5 पे ही है ना, एटॉमिक नंबर 25 हो तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। वैसे ही M2+ कॉन्फ़िगरेशन है, Z27 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो Z25 हो जाएगा, मैंगनीज जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, उसका भी 5.9 ही आएगा। अब आ जाओ, 5 मिनट बाकी है। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। क्यों हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कलर्ड आयंस जनरेट करते हैं या कलर्ड सॉल्ट जनरेट करते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स जनरेट करते हैं। हमें पता है डी ऑर्बिटल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चा लोग, डी ट्रांजिशन, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके इंट्रा डी ट्रांजिशन करते हैं ये लोग, हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, वहां पे एनर्जी फिर से रेडिएट करते हैं, समझ रहे हो, तो उसकी वजह से उनका कलर दिखाई देता है, याद है ना। हाँ, तो डी ट्रांजिशन की वजह से ये लोग कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज द आंसर। लेट्स मूव डाउन। जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाएंगे, वेगन व्हील हम पहले ही देख चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। Why D block elements prefer to form complex compounds? Because answer is very simple. The transition metal forms large number of complex compound due to comparatively smaller size of metal ion, their high ionic charge and availability of d orbital. साइज छोटी होती है, चार्ज हाई होता है और डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ये रीजन हो गया इसका। यहां से रीजनिंग क्वेश्चन ही आते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, ध्यान से देखना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का क्या रीजन है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यस, सिंपल रीजन है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 पेंटाऑक्साइड, फिर हेबर्स प्रोसेस में आयन यूज होता है, वो भी डी ब्लॉक का है। फिर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं, वो भी डी ब्लॉक के हैं। तो ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में केपेबल है, दैट्स व्हाई दे कैन readily show catalytic property, that's the answer. Let's move down.
ये लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इनके क्रिस्टल में स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, और उन इंटरस्टिशियल साइट्स में ये छोटे छोटे एटम्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसीलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी दिखाते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। चलिए अलॉय फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। लास्ट ये टॉपिक कंडक्ट होगा आपका, क्यों अलॉयज बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसका रीजन सिंपल है बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, और क्योंकि सिमिलर रेडियाई वाले एलिमेंट्स अगर कंबाइन होते हैं तो दे कैन रेडिली फॉर्म अलॉय। समझ गए? क्योंकि उनका रेडियस सिमिलर होता है तो अलॉय बनाना उनके साथ आसान होता है। एग्जाम्पल ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, और इनके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, ये सब अलॉय फॉर्मेशन में यूज होते हैं। सो आई थिंक आई हैव फिनिश्ड इनफ ऑफ इट, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है? why Cu plus ion is not stable in aqueous phase, this you know। बच्चा लोग इसके बाद जो टॉपिक है वो KMnO4 है और K2Cr2O7 है जो कि डिलीटेड है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत करेंगे। D ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ, क्योंकि जो आपके दोनों पेजेस हैं, इफ यू गो डाउन, यहाँ पे K2Cr2O4 और K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन दी हुई है जो आपको नहीं करनी है। तो अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर